ये बात है 1963 की, जब भारत ने अपनी पहली साउंडिंग रॉकेट केरला के थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन से लॉन्च की थी, जिसने भारत के स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत की। ये वो वक्त था जब रॉकेट के पार्ट्स और पेलोड्स को साइकिल और बैलगाड़ी पे लाद के लॉन्चिंग स्टेशन तक ले जाना पड़ता था। तब से लेके आज तक इसरो ने भारतीयों को गर्व करने के बहुत सारे मौके दिए हैं। आज की इस वीडियो में हम इसरो की इन्हीं कामयाबियों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इनके बारे में जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जी हाँ, काटल टीवी की वीडियोस में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो ये साल था 1957, जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में स्पेस रेस शुरू हो चुकी थी और यूएसएसआर ने दुनिया की पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च की थी, जिसके लॉन्च के एक साल बाद पंडित नेहरू ने देश की तरक्की में साइंस का योगदान समझते हुए पार्लियामेंट में साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन पास किया, जो साइंटिस्ट की सर्विस कंडीशंस को बेटर बनाते हुए उन्हें ऑनर्ड पोजीशंस प्रोवाइड करेगा और पॉलिसी फॉर्मेशन में भी साइंटिस्ट को एसोसिएट करेगा। शुरुआत में पंडित नेहरू ने स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस रिसर्च का काम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को सौंपा था और फिर 1962 में विक्रम साराभाई ने पंडित नेहरू के साथ मिलकर इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि इनकॉस्पर बनाया, जिसका नाम बाद में चेंज करके इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रखा गया। इनकॉस्पर के बनने के कुछ साल बाद ही केरला के थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन से भारत ने कई साउंडिंग रॉकेट्स लॉन्च करना शुरू कर दिया और फिर 1972 में इसरो के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस बनाया गया, जिसे डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंडर प्लेस किया गया। इसरो ने 19 अप्रैल 1975 को अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च की। इस वक्त इसरो के पास खुद का लॉन्च व्हीकल नहीं था, इसलिए इसरो को सैटेलाइट लॉन्च के लिए सोवियत यूनियन की मदद लेनी पड़ी। इसके 5 साल बाद यानी 18 जुलाई 1980 को इसरो ने खुद का लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाकर अपना पहला सैटेलाइट रोहिणी ऑर्बिट में पहुंचाया और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। आपको ये जान के गर्व होगा कि अमेरिका, जापान, रूस, चीन, फ्रांस के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो सैटेलाइट बनाने के साथ साथ उसे अंतरिक्ष में भेजने की काबिलियत भी रखता है। इस वक्त इसरो के पास 2 प्रमुख लॉन्च व्हीकल्स हैं, PSLV और GSLV। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का उपयोग इसरो द्वारा छोटे सैटेलाइट्स को छोड़ने के लिए किया जाता है, जबकि GSLV यानी कि जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल भारी सैटेलाइट्स को छोड़ने के लिए किया जाता है, जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती हैं। यूँ तो इसरो ने अपने फॉर्मेशन के बाद कई अचीवमेंट्स की हैं, लेकिन इस सब की कहानी शुरू हुई थी 1990s में, जब इसरो ने PSLV को डेवलप किया था, जो भारत की एक सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल बनकर उभरी। इसी PSLV की मदद से 2008 में इसरो ने चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया। इसी चंद्रयान 1 मिशन ने चांद पे पानी के होने की खोज की और दुनिया भर की स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस को एक नई दिशा दिखाई। PSLV ने 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मंगलयान को मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचाया। इस मिशन के साथ ही भारत दुनिया का पहला मुल्क बना जो अपने पहले प्रयास में ही मार्स पर पहुंच गया। 2017 में भी इसरो ने PSLV में कुछ मॉडिफिकेशंस करके 104 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में पहुंचाए। 1990s में डेवलप्ड PSLV आज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है और PSLV एक्सेल के रूप में 12.8 टन्स प्रोपेलेंट कैरी करते हुए हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च करने में सक्षम हो चुका है। आज की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी हैं, इसलिए इसरो को ऐसा लॉन्च व्हीकल चाहिए था जो हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सके। इसलिए इसरो ने GSLV बनाया, जिसके लिए इसरो ने इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन का डेवलपमेंट किया।
क्रायोजेनिक इंजन एक हाईली एफिशिएंट इंजन होता है जो पर केजी ज़्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। नासा के सक्सेसफुल मून तक पहुंचने का ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। आज इंडिया दुनिया के उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल है जिसके पास ऑपरेशनल क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है। 2014 में GSLV का एडवांस वर्जन GSLV Mark III ने और बड़े सैटेलाइट्स और एयरक्राफ्ट लॉन्च करने की कैपेसिटी प्रोवाइड की है। इसरो ने 1983 से इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम को डेवलप किया है, जो आज इंडो पैसिफिक रीजन का लार्जेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसने टेलीकम्युनिकेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और वेदर फॉरकास्टिंग में अहम भूमिका निभाई है। 1999 में USA द्वारा करगिल वार में GPS टेक्नोलॉजी शेयर करने से इनकार करने के बाद इंडिया ने खुद का नेविगेशन सिस्टम डेवलप करना शुरू किया, जिसके बाद इसरो ने इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को डेवलप किया, जिसे नावेक का नाम से ऑपरेट किया जाता है, जो इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर तक नज़र रखता है। इसने सिविलियंस के साथ साथ इंडियन फोर्सेस की भी मदद की है, जो एनिमीज़ को 5 मीटर तक ट्रैक कर सकती है। इसरो ने इंडियन फोर्सेस के लिए रडार इमेजिंग सैटेलाइट सिस्टम बनाया है, जो इंडियन फोर्सेस को ऑल वेदर मॉनिटरिंग प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा इंडिया ने मार्च 2019 को पहली एंटी सैटेलाइट लॉन्च की, जिसने 300 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट पे सक्सेसफुली स्ट्राइक किया। DRDO ने मिसाइल सिस्टम डेवलप किया और इसरो की मदद से इंडिया ने मिशन शक्ति को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। अगर इसरो के आने वाले मिशंस की बात करें तो इसमें गगनयान, आदित्य L1 और चंद्रयान 3 बहुत सुर्खियों में हैं। गगनयान भारत की पहली ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, जिसमें इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर 7 दिन की यात्रा करवाएगा। और आदित्य L1 का मकसद सूरज के आउटरमोस्ट लेयर कोरोना, क्रोमोस्फेयर, सोलर विंड्स और स्पेस वेदर की स्टडी करना होगा, जबकि चंद्रयान 3 एक रोबोटिक स्पेस मिशन होने जा रहा है। इस मिशन में एक ल्यूनर रोवर और लैंडर होने जा रहा है, जो चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा इसरो 2030 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है। तो ये थी कहानी इसरो की, एक ऐसा देश जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी दूसरे देशों पे डिपेंड था। ऐसे देश के लिए स्पेस प्रोग्राम को पुश करना किसी सपने से कम नहीं था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।